सभी को सादर नमन। आज की वीडियो में हम कवि श्री कुंवर नारायण की कविता के बहाने, जो कि कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तिका में संकलित है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। कुंवर नारायण की यह कविता उनके संग्रह इन दिनों से ली गई है। इन दिनों की अगर हम वैचारिक पृष्ठभूमि या भावभूमि की बात करें तो हम यह पाते हैं, जैसा कि कुंवर नारायण अपने शब्दों में कहते हैं, कविता लिखना बहुत ही कठिन हो गया है इन दिनों कविता में जीना तो और भी कठिन है। जब छीने जा रहे हों शब्दों के अर्थ, गिरफ्तार की जा रही हों भावनाएं, सरेआम कत्ल हो रही हों कल्पनाएं, तब प्यार को सहेजे रखना बहुत ही कठिन हो गया है इन दिनों। वास्तव में आज का समय बहुत सारे तकनीकी विकास, विचारों में तेज परिवर्तन का समय है। एक नए तरह के मूल्य आजकल देखने को मिल रहे हैं। आज बच्चे किताबों से ज़्यादा टीवी या गैजेट्स पर लगे हुए हैं। आज पुस्तकें पढ़ने वाले कितने लोग हैं? ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं कवि को उद्वेलित करते होंगे, और जिस तरह से मूल्य या मान्यताएं परिवर्तित हो रही हैं, उनसे कवि बहुत व्यथित हुआ होगा। कभी उसके मन में ऐसे प्रश्न भी आए होंगे कि कविता का क्या भविष्य है। इन सब प्रश्नों से उलझते या जूझते हुए कविता के बहाने कविता निष्कर्ष तक पहुँचे हुए कवि की रचना है, जो इन तमाम प्रश्नों से जूझ चुका है और एक ऐसा सत्य उसके हाथ लगा है जिसे वह अपने पाठकों से बांट लेना चाहता है। कविता के बहाने को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कविता कई बहानों से लिखी जा सकती है। यहाँ बहानों को अगर हम विषय वस्तु के रूप में देखें तो कवि का अभिप्राय और भी सार्थक हो जाता है। तो आइए हम पूर्व पठित कविताओं की यादें ताज़ा करें। तो एक खेल खेलें। आपके समक्ष एक चित्र है। उस चित्र में जो वास्तव में यहाँ 3 चित्र एक साथ हैं। जो पहला चित्र है उसमें एक लड़की चांद को देख रही है। क्या कोई कविता ऐसी है जो आपने पहले पढ़ रखी हो, जिसका संबंध इस चित्र से हो? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है कविता श्री शमशेर बहादुर सिंह की चांद से थोड़ी सी गप्पें। अगर हम दूसरे चित्र को देखें तो उसमें कुछ कठपुतलियाँ बनी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। इससे हमें याद आती है श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता कठपुतली। और थोड़ा और पीछे चलें कक्षा 3 की तरफ, तो एक कविता हमने पढ़ी थी जिसमें था एक काबुली वाला, और वो काबुली वाला लाल मिर्च को कोई फल समझ लेता है और उसे खाता है। अपनी गलती समझ में आने के बावजूद वो उसे चबाता रहता है, क्योंकि वो अपने पैसे को व्यर्थ जाने देना नहीं चाहता। याद आती है वो कविता? एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने का फल होगा, ये ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। जी हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कविता की विषय वस्तु कितनी विराट है। वह चांद से होते हुए, कठपुतलियों से होते हुए लाल मिर्च पर भी कही जा सकती है। कविता की वैचारिक भूमि की विराटता का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब एक प्रश्न हमारे समक्ष है कि किसी कविता को लिखने के लिए आपको सबसे ज़रूरी बात क्या लगती है? इसको समझने के लिए हम चलते हैं जयशंकर प्रसाद की उन पंक्तियों की ओर
जिसमें वो कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कि जिसने भी सर्वप्रथम कविता लिखनी चाही होगी या कविता लिखी होगी, वो निश्चित रूप से कोई वियोगी होगा जो अपने प्रिय से अलग हो गया होगा, और वह कविता उसकी आँखों से चुपचाप बही होगी। अर्थात कविता जो है भावों का प्राबल्य है। जब भाव रोके नहीं रुकते तभी कविता का आविर्भाव होता है। तो हमारा प्रश्न था कि किसी कविता को लिखने के लिए आपको सबसे ज़रूरी बात क्या लगती है? तो सबसे ज़रूरी बात है भाव। लेकिन इन भावों को साधन चाहिए, और वो साधन है शब्द। और भावों को अपनी विराटता को पाने के लिए चाहिए कल्पना के पंख। इन तीनों बातों का समावेश करती है ये हमारी ये कविता के बहाने। अभी आपके समक्ष एक और चित्र है जिसमें प्रश्न दिया है कि आपको इस चित्र में क्या नज़र आता है। जी हाँ, हम इस चित्र में देखते हैं कि यहाँ डाल पर कुछ पक्षी बैठे हैं। क्या आपको कोई ऐसी कविता याद है जिसका विषय पक्षी या चिड़िया रहा हो? वह चिड़िया जो, या फिर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि सभी बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है या असीमित? चलिए इसके उत्तर को हम तलाशते हैं। पर पहले हम कविता की आरंभिक पंक्तियों को देखेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है, यानी कविता चिड़िया का बहाना लेकर उड़ती है। कविता जब चिड़िया को विषय वस्तु बनाती है तो वह चिड़िया के बहाने उड़ना प्रारंभ कर देती है, लेकिन बेशक चिड़िया उस कविता की विषय वस्तु है। वह कविता चिड़िया के बहाने उड़ भी रही है, संचरित हो रही है, लेकिन चिड़िया कविता की उस उड़ान को समझने में असमर्थ है। चिड़िया उड़ान भरने में कितनी भी पारंगत हो, परंतु कविता की उड़ान के समक्ष उसकी उड़ान सीमित हो जाती है, उसकी उड़ान छोटी पड़ जाती है, क्योंकि चिड़िया नहीं जानती कि बाह्य जगत के साथ अंतर मन में किस तरह से उड़ान भरी जाती है। बिना किसी भेदभाव के सभी देश, काल या जाति संप्रदाय के पाठकों के हृदय पर कैसे राज किया जाता है। कवि अपने शिल्प या बाह्य रूप में जहाँ पाठक को तरंगित करता है, वहीं उसकी भाव भूमि पाठकों के हृदय में उथल पुथल मचा देती है। सभी पाठकों पर उसका असर पड़ता है। कविता चिड़िया को विषय वस्तु बना उड़ती ज़रूर है, परंतु कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अत्यधिक व्यापक है, और यह चिड़िया की पकड़ से परे की वस्तु है। अतः हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है या असीमित। निस्संदेह चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, परंतु कविता की उड़ान तो देश, काल, वातावरण से परे असीम होती है। कविता समयातीत होती है, वह समय के साथ साथ अपने नए मायने तलाश करती हुई चलती है। तो एक बार फिर संक्षेप में हम इसके भाव को समझेंगे कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। कवि के भावों का संसार व्यापक होता है, परंतु चिड़िया भौगोलिक परिस्थिति,
भोजन, जल, वातावरण की सीमाओं में बंधी होती है, इसलिए उसकी उड़ान सीमित होती है। इसलिए कवि कहता है, कविता जहाँ बाहर भीतर, इस घर उस घर अर्थात सभी प्रकार के भेदभाव और बाधाओं को पार कर जाती है, वहीं चिड़िया अपने सीमित क्षेत्र में उड़ती रहती है। अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड की ओर। आपको इन चित्रों में क्या नज़र आ रहा है? निस्संदेह आपको इन चित्रों में सुंदर पुष्प नज़र आ रहे हैं। क्या फूलों का खिलना आपको मुग्ध करता है? अरे कौन होगा जिसे फूलों का खिलना मुग्ध ना करता हो? और फूलों की क्या विशेषता होती है? सुंदर रंग, कोमलता, मनमोहक खुशबू, अद्भुत विकास, ये फूलों की विशेषता होती है। फूलों के जीवन और विकास की क्या कोई सीमा होती है? चलिए इसके उत्तर को भी हम तलाशते हैं, पर पहले चलते हैं कविता की ओर। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। बिल्कुल, जिस तरह फूलों का खिलना करामाती या करिश्माई होता है, उससे भी कहीं अधिक चमत्कारी कविता का पल्लवित और पुष्पित होना अर्थात विकसित होना होता है। फूल का विकास ससीम होता है, उसकी महक भी सीमित समय तक रहती है, परंतु कविता ना तो कभी मुरझाती है, ना ही कभी भी उसकी खुशबू फीकी पड़ती है। समय, परिवेश और संदर्भ के अनुसार वह नित्य नवीन भावों को लिए जीवंत रहती है। तो एक बार हम फिर से उस प्रश्न की ओर जाते हैं, फूलों के जीवन और विकास की क्या कोई सीमा होती है? बिल्कुल, फूलों का जीवन ससीम होता है, यानी फूलों के जीवन का अंत होता है, और फूलों का विकास भी सीमित होता है। अब हम इसी व्याख्या को संक्षेप में एक बार फिर जानेंगे कि फूल भी कविता की एक विषय वस्तु है, उनका खिलना जादुई होता है। शायद ही कोई हो जो फूलों के रंग, खुशबू और पराग पर मोहित न हो, परंतु फूलों की जादुई दुनिया भी सीमित होती है, क्योंकि फूलों के विकास, प्रकार और जीवन की एक सीमा होती है। फूलों का अंत होता है, परंतु कविता अपने चमत्कारी प्रभाव द्वारा अनंतकालीन रचना संसार बनाती है, जो देश, वातावरण और भाषा के सभी बंधनों को तोड़ देती है और हमेशा के लिए अजर अमर हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी कविता में आगे की ओर। यहाँ अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है। क्या बच्चों को भी कविता की विषय वस्तु बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। चांद से थोड़ी सी गप्पे में हमने देखा था ना कि एक लड़की है जो चांद से गप्पे लगा रही है। तो क्या आपको लगता है कविता भी शब्दों का खेल है? बिल्कुल, शब्दों के हेर फेर से मायने ही बदल जाते हैं, और कविता में शब्दों के हेर फेर से वो उमंग पैदा होती है, वो तरंग पैदा होती है जो व्यक्ति को भाव विभोर कर देती है। शब्दों को आगे पीछे करके ही तो इतनी सुंदर कविताएं लिखी गई हैं। क्या बच्चों के खेल का संसार सीमित होता है? इसके उत्तर को हम जानेंगे। पहले हम बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। हाँ, बच्चे भी कविता की विषय वस्तु होते हैं। बच्चों के ऊपर भी कविता लिखी जाती है, और जिस तरह से बच्चा कहीं भी किसी भी परिस्थिति में खेल सकता है, किसी भी वस्तु को वो अपना खिलौना बना सकता है, किसी का भी मन मोह सकता है, सबको बिना भेदभाव के एक रंग में रंग सकता है, वही प्रभाव तो कविता में भी होता है।
कविता बच्चों के खेल की तरह है, जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है। बच्चे अपने खेल में मगन हो, बाहर भीतर की परवाह नहीं करते। वे इस घर से उस घर में, हर घर में अपने खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं। कविता भी उसी समान अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के प्रसंगों को प्रकट कर लेती है। वह हर समय के भावों को व्यक्त कर लेती है। कविता की रचनात्मकता जिस अपूर्व ऊर्जा को लिए हुए है, वही अपूर्व ऊर्जा हमें बच्चों में भी नज़र आती है। इसलिए एक बच्चा ही समझ सकता है कविता के रचना संसार को। जितनी कल्पनाशीलता एक कवि के मन में होती है, संभवतः उतनी ही कल्पनाशीलता एक बच्चे के मन में भी होती है। जैसे कहते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वैसे ही बच्चों का कल्पना संसार भी होता है, जो बादल के टुकड़ों में भी कोई आकृति ढूंढ लेता है, तारों से भी बात कर लेता है, कीचड़ में भी नाव चला लेता है और कांटों में भी फूल उगा लेता है। तो इस तरह से हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है कि बच्चों के खेल का संसार सीमित नहीं होता। बच्चों के खेल का संसार भी अत्यंत विराट होता है। बच्चों की कल्पना की उड़ान की अंतिम सीमा अगर होती तो क्या होती? इसका उत्तर यही है कि बच्चों की कल्पना की उड़ान की वैसे तो अंतिम सीमा होती ही नहीं। अगर होती तो वो भी कल्पना ही होती। एक बार फिर हम इन पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे। कविता भी शब्दों का एक खेल है। जिस प्रकार बच्चों के खेल जगत की कोई सीमा नहीं होती, जिस प्रकार बच्चों के खेल जगत की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही कविता के खेल की भी कोई सीमा नहीं होती। बच्चों के खेल की तरह कविता में कोई भेदभाव, अपना पराया नहीं होता। जिस प्रकार बच्चा अपनी किलकारी, उमंग और कल्पना से न केवल सबको एक कर देता है, बल्कि सबका मन भी मोह लेता है, उसी प्रकार कविता अपने प्रभाव से देश, भाषा और समय के दायरे को पार कर जाती है। सिर्फ बच्चा ही है जो कविता की उड़ान को समझ सकता है। अगर हम इस कविता के भाव सौंदर्य को संक्षेप में देखना चाहें, तो हम ये देखेंगे कि कविता की संभावनाएं अपार हैं। वर्तमान समय में कविता के भविष्य पर जो लोग प्रश्न उठाते हैं, यह कविता उन्हें सटीक जवाब देती है कि कविता की दुनिया का कभी पतन नहीं हो सकता। वह देश, काल और समय की सीमाओं से परे है। जब तक मनुष्य में भावनाएं हैं, वह कल्पना और भाषा का सहारा प्राप्त कर कविता का रूप लेती रहेंगी, जैसे कि बच्चे अपने खेल के लिए रचना संसार बना ही लेते हैं। काव्य के शिल्प सौंदर्य को अगर हम देखें तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। और अगर अलंकारों की बात करें तो चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने प्रश्न अलंकार हैं, लेकिन इन्हीं प्रश्न अलंकारों की वजह से कविता में एक नाटकीयता भी आई है। मुरझाए और महकने में देख सकते हैं कि म आने से म की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, कविता की में अनुप्रास अलंकार है, और चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने में मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह से कुंवर नारायण जी की ये कविता की संभावनाओं को बताती है, कविता की संभावनाओं को स्पष्ट करती है, कविता के उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है और उसकी तुलना बच्चों की कल्पना संसार से, खेल संसार से करती है। अब बच्चों, ये आपका एक गृह कार्य है। जिस तरह से बच्चे कहीं से भी कोई भी खेल बना लेते हैं, आपके लिए भी एक खेल है कि निम्नलिखित शब्दों की सहायता से कविता बनाने का प्रयास करो।
यहाँ शब्द हैं बहाने, ज़माने, मनाने, बताने, सयाने, जलाने, वीराने, कमाने आदि। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, इन तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक लघु कविता, स्वरचित कविता बनानी है। और ये आपके लिए प्रश्न है कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। सब घर एक कर देने के माने हैं कि हर प्रकार के भेदभाव की दीवार को तोड़ देना, सबको एकाकार कर देना, सबको मिला देना। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उड़ना कविता अपने रचना संसार में लंबी लंबी उड़ानें भरती है, कल्पना लोक में लंबी लंबी उड़ानें भरती है, यानी उसकी विषय वस्तु का संसार बहुत बड़ा होता है। अभी कवि इस विषय पर लिख रहा है तो अगले पल वो किसी और विषय पर लिखने लगता है। और खिलने का तात्पर्य है कि एक ही कविता के अंदर कवि बहुत अधिक अर्थ गांभीर्य लेकर बात को कह जाता है। कविता किस रूप में विकसित होगी पाठक आरंभ में अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता। जब कविता के अंत तक पहुंचता है तो कविता के विकास को देखकर वह हैरत में पड़ जाता है। बिना मुरझाए महकने के क्या माने हैं? कविता देश, काल और वातावरण की सीमाओं से परे है। वो कभी मुरझाती नहीं है, उसकी महक सदा बनी रहती है। तो आशा है आपको ये कविता पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कुंवर नारायण की एक और कविता की, जिसका नाम है बात सीधी थी पर। तो तब तक स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। धन्यवाद।